हेलो, वेलकम यू ऑल टू अफबाऊ। हमारा थर्मोकेमिस्ट्री का सीरीज चल रहा था। इन द फर्स्ट लेक्चर वी लर्नड अबाउट व्हाट इज एंथैल्पी एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एंथैल्पी का साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और क्यों होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन का एनर्जी डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है, एंड उस एनर्जी डायग्राम से आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि कौन सा एक्टिवेशन एनर्जी है और कौन सा डेल्टा एच है। एंड देन इन लेक्चर 2 हमने देखा था एंथैल्पी और स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी में डिफरेंस क्या है, और स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी के जो सुपरस्क्रिप्ट में ये नॉट या जीरो लगता है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कौन से कंडीशन में हम ये अप्लाई कर सकते हैं और कौन से कंडीशन में हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन वी लर्नड अबाउट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसका डेफिनेशन क्या है और उसका यूनिट क्या है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैसे मेजर किया जाता है फॉर एलिमेंट्स एंड फॉर कंपाउंड्स। एंड फाइनली एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू ऑफ एंथैल्पी हम कहाँ पे यूज करते हैं और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। सो टुडे वी विल सी सम न्यूमेरिकल्स अबाउट एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन और फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी। और वो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए अभी तक हमने जो सीखा है उसको अप्लाई कैसे किया जाए। नाउ इन दिस फर्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और ब्रैकेट में है स्टैंडर्ड, मतलब हमें डेल्टा RH0 ये हमें कैलकुलेट करना है। किस रिएक्शन के लिए? फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन जहां पे ZNO या जिंक ऑक्साइड अपने सॉलिड स्टेट में है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में है, और वो दोनों रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट्स जनरेट करता है दैट इज जिंक इन सॉलिड स्टेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस स्टेट। अब स्टेट मेंशन करना हर एक कंपाउंड के ब्रैकेट में, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो पर्टिकुलर कंपाउंड जिसका हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिटरमाइन करना है वो कंपाउंड जेनरेट होना चाहिए 1 मोल, फॉर एग्जांपल 1 मोल NaCl इन इट्स स्टेबल स्टेट। NaCl का स्टेबल नॉर्मल स्टेट है सॉलिड। कैसे जेनरेट होना चाहिए? फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग मटेरियल्स। जो स्टार्टिंग मटेरियल है यहाँ पे होगा सोडियम और क्लोरीन, गिवन दैट कि वो स्टार्टिंग मटेरियल्स अपना स्टेबल स्टेट में रहे। तो सोडियम का स्टेबल स्टेट क्या है? सोडियम का स्टेबल स्टेट है सॉलिड, क्लोरीन का स्टेबल स्टेट है गैसियस। और टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन, दैट इज रूम टेम्परेचर, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। साथ में प्रेशर होना चाहिए 1 बार ऑफ प्रेशर, और रिएक्शन होना चाहिए स्टोइशियोमेट्रिकली बैलेंस्ड। तभी जाके उस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा उसको हम बोलेंगे डेल्टा FH0, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, दैट इज NaCl इन दिस केस। इसीलिए हमें कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के वक्त उस न्यूमेरिकल का रिएक्टेंट्स किस स्टेट में है और प्रोडक्ट्स किस स्टेट में है वो नोटिस करना बहुत जरूरी है। सो हमारे पास रिएक्शन आ गया जिसका हमें चेंज इन एंथैल्पी निकालना है। अब हमारे पास जो है डेटा, उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स सबका डेल्टा FH0 दिया गया है। डेल्टा FH0 मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इंडिविजुअली। सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकालोगे? टू डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट्स का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वहां से हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा द रिएक्टेंट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है जिंक। सबसे पहले जिंक था यहाँ पे। सो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन फॉर Zn in its solid state plus enthalpy of formation for carbon dioxide minus enthalpy of formation of carbon monoxide minus enthalpy of formation of ZnO। अब यहाँ पे सब डेटा गिवन है एक्सेप्ट 1। ये डेटा हमें गिवन नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे 3 डेटा गिवन है बट जिंक का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन नहीं है। सो इसके बारे में लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि अगर कोई एलिमेंट अपना सबसे स्टेबल स्टेट में रहता है एट 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, देन हम उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को 0 एज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर अगर रोम्बिक फॉर्म में है और 298 केल्विन 1 बार प्रेशर में है तो डेल्टा FH0 ऑफ सल्फर इन इट्स रोम्बिक फॉर्म विल बी इक्वल्स टू 0। लेकिन वही सल्फर अगर मोनोक्लिनिक फॉर्म में है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सल्फर का 0 नहीं होगा। वैसे ही फॉस्फोरस अगर इसका व्हाइट फॉर्म में है देन इट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा 0। लेकिन अगर कोई और फॉर्म में है जैसे कि रेड हो गया, ब्लैक हो गया, येलो हो गया, एटसेट्रा,
In those cases delta FH0 of phosphorus will not be zero, क्योंकि phosphorus का सबसे stable state at 298 Kelvin 1 bar है white phosphorus. So यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे zinc का enthalpy of formation at 298 Kelvin 1 bar pressure हम zero assume कर लेंगे, इसीलिए ये data given नहीं है आपके पास. So in the next step we will put 0 प्लस बाकी सब डेटा हमारे पास गिवन है. बस आप ध्यान रखिएगा साइन का कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा. कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना था, -110.53. सो -110.53 माइनस, फिर से एक बार माइनस आएगा ZnO का, -348.28 किलोजूल पर मोल, -348.28 किलोजूल पर मोल. सबका यूनिट सेम है, किलोजूल पर मोल. So the answer will come 65.3 किलोजूल पर मोल. To be precise, पहले प्लस है तो प्लस 65.3 किलोजूल पर मोल. ये है आपका गिवन रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज एट 298 केल्विन 1 बार प्रेशर. सो दिस इज योर आंसर. अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, इन विच आपको सिमिलरली डेल्टा आरएच मतलब कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है एट 298 केल्विन एंड 1 बार डिटरमाइन करना है. रिएक्शन अगर आप लास्ट मैथ के साथ, लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ कंपेयर करोगे तो देखोगे कि एग्जैक्टली सेम रिएक्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे दो चेंज है. क्या चेंज है यहाँ पे, अगर आप नोटिस करोगे लास्ट टाइम आपसे पूछा गया था डेल्टा RH0 मतलब यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में 0 था, दैट मीन्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. ये कितना होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना होगा. और इस रिएक्शन को आप लास्ट रिएक्शन से कंपेयर करो, देखो कि कौन सा चेंज है. जिंक ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में है. कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में था, जिंक था सॉलिड स्टेट में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड था गैसियस स्टेट में. ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड तो सॉलिड स्टेट में है, टिक. कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में है, ये भी चेक. कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है, दिस इज ऑल्सो टिक्ड. एंड जिंक, but zinc in elemental form is not in its solid state but in its gaseous state. तो ये है यहाँ पे चेंज, और इस चेंज की वजह से यहाँ पे हमें डेल्टा RH को स्टैंडर्ड कहने में प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए हमें डेल्टा RH ही बोला गया है डिटरमाइन करने के लिए. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, डेटा कुछ ज्यादा दिया गया है यहाँ पे. कौन सा डेटा ज्यादा है, फर्स्ट 3 डेटा आर सेम, दैट इज जिंक ऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बन मोनोऑक्साइड का सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट एंड गैसियस स्टेट में जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम है एज द लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. बट द एक्स्ट्रा डेटा आर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक दिया गया है 692 केल्विन और मेल्टिंग होता है 1 बार प्रेशर में. और जब ये प्रोसेस होता है, इन दैट प्रोसेस एंथैल्पी चेंज फॉर मेल्टिंग is given 6.569 kilojoule per mole. This is the enthalpy change for melting. Then next information is evaporation or boiling. Evaporation of zinc happens at 1180 Kelvin. तो इसको हम boiling point मान सकते हैं, that is at 1 bar of pressure. और enthalpy change of boiling कितना है, enthalpy change of boiling है 127.61 किलोजूल पर मोल. और भी डेटा दिया गया है जैसे कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब CPM0. थर्मोडायनामिक्स पढ़ाने के वक्त आई विल टॉक अबाउट CP, CV एंड ऑल, और इसके साथ डेल्टा H का, डेल्टा U का क्या रिलेशन है. बट फॉर नाउ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देके रखता हूं. जैसे हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या है. अगर कोई चीज़ का डेफिनेशन आपको समझ में आ जाए तो उसका फॉर्मूला खुद से ही आप बना सकते हो. जैसे फॉर हीट कैपेसिटी द डेफिनेशन इज, कोई सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें कितना जूल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा. दैट इज द होल डेफिनेशन, इसके बाहर कुछ नहीं है. फॉर एनी सब्सटेंस, फॉर एनी गिवन सब्सटेंस, अगर हम उसका टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल 300 केल्विन से 301 केल्विन तक लेके जाना चाहते हैं, मतलब 1 केल्विन टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है, तो इसके लिए हमें बाहर से कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, कितना जूल ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा बाहर से. सपोज अगर 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़े तो हम क्या कहेंगे कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस का
1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें x जूल देना पड़ा था। सो ऊपर है x जूल, नीचे है 1 केल्विन। सो द हीट कैपेसिटी और C विल बी x जूल पर केल्विन। ये है टोटल हीट कैपेसिटी का कंसेप्शन। अब यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन करते हैं। कैसे? जैसे कि हम हीट कैपेसिटी को मोलर हीट कैपेसिटी बना देते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब आप स्पेसिफिक कर दे रहे हो। स्पेसिफिक मतलब आप 1 मोल सब्सटेंस के 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना चाह रहे हो। सो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अगर आ गया, देन द C विल बिकम मोलर हीट कैपेसिटी और द यूनिट विल बिकम जूल पर केल्विन पर मोल। और इसको आप और भी मॉडिफाई कर सकते हो। एट कांस्टेंट प्रेशर अगर आपने बोल दिया तो ये हो जाएगा CPM, और अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दिया तो ये हो जाएगा CVM। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है दैट इज CPM वैल्यू, मोलर हीट कैपेसिटी। यूनिट यहाँ से चेक कर लीजिए, मैंने जो यूनिट बताया वही है x जूल पर मोल पर केल्विन, तो वही यूनिट है यहाँ पे x जूल पर मोल पर केल्विन। तो मोलर हीट कैपेसिटी जिंक के सॉलिड स्टेट के लिए अलग है, लिक्विड स्टेट के लिए अलग है और गैसियस स्टेट के लिए अलग है। ये डेटा भी आपको दिया गया है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? मैं इसको इरेज कर लेता हूं ताकि हमारा जगह बन जाए थोड़ा। रिएक्शन क्या था हमारे पास? रिएक्शन था ZnO प्लस CO इक्वल्स टू Zn गैसियस फॉर्म एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म। तो इस रिएक्शन का डेल्टा आर एच क्या होगा? डेल्टा आर एच होगा सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या क्या था? डेल्टा FH0 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस डेल्टा FH ऑफ जिंक गैसियस माइनस रिएक्टेंट्स में क्या था? डेल्टा FH0 ऑफ ZnO सॉलिड एंड माइनस डेल्टा FH0 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे मैंने डेल्टा FH0 यहाँ पे यूज किया, 0 यहाँ पे यूज किया दैट इज स्टैंडर्ड, और 0 यहाँ पे यूज किया दैट इज स्टैंडर्ड। हमने इसको बस छोड़ दिया, यहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइजेशन या फिर स्टैंडर्ड नोटेशन हमने नहीं यूज किया। तो बाकी तीन का वैल्यू तो आपको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू है -393.51 प्लस ये हमें पता नहीं है डेल्टा FH जिंक गैसियस, माइनस जिंक ऑक्साइड का वैल्यू हमें पता है -348.28 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे ध्यान रखिएगा माइनस ऑलरेडी था तो माइनस यहाँ पे मैंने लिख दिया, और वैल्यू में एक माइनस था डेल्टा एच के वैल्यू में, सो 2 माइनस हुआ। माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड का था -110.53 किलो जूल पर मोल। तो हमें बस निकालना है अभी डेल्टा FH ऑफ Zn इन गैसियस फॉर्म। इनिशियली Zn कौन से फॉर्म में है? इनिशियली Zn इज स्टेइंग एट इट्स सॉलिड फॉर्म एट 298 केल्विन टेम्परेचर एट 1 बार प्रेशर। गैसियस करने के लिए फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना पड़ेगा? जिंक सॉलिड को सॉलिड कंडीशन में ही 298 से 692 केल्विन तक लेके जाना पड़ेगा एट 1 बार ऑफ प्रेशर। अब ध्यान से समझो, कोई भी चीज मेल्ट होने से पहले उसको उस टेम्परेचर तक पहुंचाना पड़ता है। सो यहाँ पे भी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में ही लेके जाना पड़ेगा, बस टेम्परेचर चेंज हो जाएगा अप टू 692 केल्विन। इस स्टेप को हम बोलेंगे स्टेप नंबर 1, और इसका डेल्टा एच चेंज होगा डेल्टा H1। नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट होगा मेल्टिंग। मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, मेल्टिंग और बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, थ्रू आउट दोज प्रोसेस टेम्परेचर सेम रहता है, बस स्टेट चेंज होता है। सो जिंक एट 692 केल्विन सॉलिड स्टेट से जिंक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, टेम्परेचर सेम रहेगा 692 केल्विन और प्रेशर भी सेम रहेगा। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। एंड इसको अगर हम स्टेप नंबर 2 बोलेंगे तो उसका एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा H2। देन इन द नेक्स्ट स्टेप जिंक लिक्विड से जिंक को गैसियस फॉर्म में लेके जाना है, और उसके लिए हमें टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना है? 1180 केल्विन तक इंक्रीज करना है, बिकॉज दिस इज जिंक्स बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन फर्स्ट हमें बिना जिंक के स्टेट चेंज किए हुए उस टेम्परेचर तक पहुंचना है। सो जिंक लिक्विड से जिंक लिक्विड तक ही जाएगा, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा टू 1180 केल्विन एट 1 बार प्रेशर। दिस इज स्टेप 3, और रिगार्डिंग डेल्टा H है डेल्टा H3। देन इन द नेक्स्ट स्टेप हमें बॉयल करवाना है। सो जिंक लिक्विड से जिंक गैसियस फॉर्म में आएगा। ड्यूरिंग बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, 1180 केल्विन रहेगा और प्रेशर भी सेम रहेगा 1 बार। सो दिस इज चेंज नंबर 4 रिगार्डिंग डेल्टा H4। अब फाइनल स्टेप, और ये फाइनल स्टेप बहुत जगह मिस हो जाता है। फाइनल स्टेप में आपको वापस
298 केल्विन में लौट के आना पड़ेगा एट 1 बार, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे then you will notice that calculate delta RH for the following reaction at 298 केल्विन 1 बार। मतलब आखिर में आपको 298 केल्विन 1 बार में हाइपोथेटिकली आना पड़ेगा, कोई भी स्टेट चेंज ना करके। तो जिंक गैसियस फॉर्म में ही रहेगा, बट टेम्परेचर डिक्रीज होके आ जाएगा एकदम से 298 केल्विन एट 1 बार। सो दिस इज द लास्ट स्टेप एंड द रिगार्डिंग डेल्टा एच विल बी डेल्टा एच 5। तो आपके पास टोटल 5 चेंजेस है और उन 5 चेंजेस के रिगार्डिंग 5 एंथैल्पी चेंजेस भी है। अब एक एक करके हमें डिटरमाइन करना है कि कौन सा डेल्टा एच का वैल्यू कितना होगा। सो हम इस फॉर्मूला को काम में लाएंगे, डेल्टा एच इक्वल्स टू CPM डेल टी। यहाँ पे एक्चुअली सामने एक n है विच डिनोट्स कि कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे हमको फाइनली आंसर निकालना है इन किलो जूल पर मोल, दैट इज एंथैल्पी चेंज फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। सो इसीलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे डेल्टा H1 इक्वल्स टू CPM डेल टी। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप CPM का वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ जिंक इन सॉलिड स्टेट, इसका वैल्यू दिया हुआ था 25.104 जूल पर केल्विन पर मोल। सो यहाँ पे लिखेंगे 25.104 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू डेल्टा टी कितना होगा, हम 692 केल्विन तक जा रहे हैं फ्रॉम 298 एंड द आंसर विल कम 9890.98 जूल पर मोल। लेकिन हमें आंसर निकालना है किलो जूल पर मोल में, बाकी यूनिट्स भी किलो जूल पे है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9.9 किलो जूल पर मोल। ये हो गया आपका डेल्टा H1। अब डेल्टा H2 में क्या हुआ था, डेल्टा H2 में मेल्टिंग हुआ था और उसके रिगार्डिंग हमें मेल्टिंग एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यानी कि एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग प्रोवाइडेड है ऑलरेडी, दैट इज 6.569। ये डेटा 6.569 किलोजूल पर मोल। सो 6.569 किलोजूल पर मोल, ये है डेल्टा H2। अब डेल्टा H3 में क्या होगा, इन डेल्टा H3 लिक्विड स्टेट के जिंक को हम 692 केल्विन से 1180 केल्विन तक लेके गए थे और लिक्विड स्टेट जिंक का CPM कितना है, CPM ऑफ जिंक लिक्विड इज गिवन 33.472 जूल पर केल्विन पर मोल। सो इट विल बिकम 33.472 इनटू टेम्परेचर डिफरेंस होगा 1180 माइनस 692 16,334.36 जूल पर मोल। लेकिन हमें किलो जूल में आंसर रिपोर्ट करना है, सो 16.33 किलो जूल पर मोल हम इसको लिखेंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप डेल्टा H4, ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ बॉइलिंग रिकॉर्ड होगा बिकॉज टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं हुआ है, बस लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में गया है और एंथैल्पी ऑफ बॉइलिंग हमारे पास दिया हुआ था 127.61। सो इसको हम काम में लाएंगे 127.61 किलो जूल पर मोल। नाउ इन द लास्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमें इस एवापोरेटिंग या बॉइलिंग स्टेज का जिंक को वापस 298 केल्विन तक लेके जाना है। तो इसके रिगार्डिंग CPM और डेल्टा टी हमें कैलकुलेट करना होगा। CPM कितना है गैसियस फॉर्म ऑफ जिंक का, CPM ऑफ गैसियस फॉर्म ऑफ जिंक इज 20.92 जूल पर केल्विन पर मोल। सो हम लिखेंगे यहाँ पे 20.92। टेम्परेचर 298 तक हमें ले जाना है, कहाँ से, 1180 से। सो आंसर माइनस में आएगा, ये आप ध्यान रखोगे। सो माइनस 18451.44 जूल पर मोल और माइनस 18.45 किलो जूल पर मोल। तो टोटल चेंज, जिंक नॉर्मली सॉलिड स्टेट में रहता है एट 298 केल्विन 1 बार प्रेशर में, लेकिन हमें जिंक को गैसियस स्टेट में 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर में लेके आना पड़ा और इसके लिए टोटल डेल्टा H कितना हुआ, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, टोटल 5 चेंज हुआ था, प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। अब आप ये 5 वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट वैल्यू है 9.9, सो 9.9 प्लस सेकेंड वैल्यू कितना है, सेकेंड इज 6.569, दैट इज 6.569 प्लस थर्ड वैल्यू इज 16.33, सो 16.33 प्लस फोर्थ वैल्यू है
127.61, that is 127.61, and the fifth value is minus 18.45, and the whole unit is in kilojoule per mole. आंसर आएगा आपका 142, अप्रोक्सीमेटली 142 किलोजूल पर मोल। और ये वैल्यू आपका मिसिंग था। कहाँ से मिसिंग था? ये हमने जो कैलकुलेट करना चालू किया था डेल्टा रिच रिएक्शन का एंथैल्पी, यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का डेल्टा एफ एच, ZNO का डेल्टा एफ एच और कार्बन मोनोऑक्साइड का डेल्टा एफ एच 0 पुट कर दिया था। द ओनली वैल्यू मिसिंग वाज दिस वैल्यू, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे प्लस 142। तो ये टोटल कितना होगा? माइनस 393.51 प्लस 142, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस 342.28, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस 110.53। सो योर आंसर विल कम 207.02 किलोजूल पर मोल। ये है टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द गिवन रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज आएगा आपके पास डेल्टा RH इक्वल्स टू 207.02 kilojoule per mole. That is all for today. Thank you for listening and have a nice day.